हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से हमारे मैथ्स क्लब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का पहला लेसन जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जो पहले एक्सरसाइज है 1.1 वो हमने सॉल्व की है। आज हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमने ना स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं और नॉन रियल नंबर क्या होते हैं। आज एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी नंबर हम अब हमें ये तो बताना कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम कहते हैं जो हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जो नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और जो नंबर हम ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, जिसे हम ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इरेशनल नंबर फिर कौन से होते हैं। जैसे अगर हम ना स्क्वायर रूट ले नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जैसे √2 है, देन √3 है, देन √5 है, देन √6 है, सो अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर कौन से नंबर है, तो ये है इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं। The numbers which cannot be written in the form of a upon b are called as irrational numbers। जो नंबर हम a upon b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन, है ना, जो हम a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। Decimal representation of an irrational numbers is always non-terminating, non-recurring। जैसे कि हमने ना क्लास 8 में और क्लास 9 में पढ़ा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए मैं ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे ना मैंने यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे 2.15। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नंबर लिखा 2.15। ठीक है ये। अब मुझे बताइए क्या ये जो नंबर 2.15, ओनली 2.15, मतलब ये नंबर कौन सा हुआ बताओ, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, जो डेसिमल खत्म हो, मतलब आगे कोई इनफिनिट डिजिट नहीं है ना। 2.15 हो गया और हो गया काम, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब ना मैं सेकेंड एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे 2.151515 डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स बताइए ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि आगे देखिए क्या है, डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि आगे और भी डेसिमल एक्सपांशन है, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब ना मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 1.14139 देन 5 देन 6 देन 8 देन डॉट डॉट डॉट। ये भी कैसा है बताइए, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब मुझे बताइए ना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2.1515 और ये 1.141397568 डॉट डॉट डॉट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसमें से ये जो है ना पहला, ये जो है ना पहला वाला, ये जो है ना ये है रिकरिंग। ये कैसा है, रिकरिंग। अब ये रिकरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें जो 151515 आ रहा है ना वो रिपीटेड हो रहा है। मतलब 15 का जो ये ग्रुप है 15151515, एक ग्रुप क्या हो रहा है बताओ, आगे रिपीट हो रहा है। लेकिन ये जो सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है
ये कौन सा है, नॉन रिकरिंग है। इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसमें कोई भी डिजिट या फिर कोई डिजिट का ग्रुप जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर क्या लिखा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज क्या होता है बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। मतलब कौन सा बताओ, ये वाला, है ना। तो ये वाला जो एग्जांपल है थर्ड वाला हमारा जो हमने अभी लिखा है अभी, है ना। देखिए ये तो पहला एग्जांपल था ना 2.15, ये एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ये जो एग्जांपल है 2.15151515 डॉट डॉट डॉट, ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। और लास्ट जो एग्जांपल है 1.14139756 क्योंकि इसमें ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये कौन से नंबर का होता है, ये नंबर होता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन। मतलब ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है इरेशनल नंबर। इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में या फिर a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, है ना। इनका डेसिमल रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहा तो रिकरिंग होता है। जैसे हमने दो एग्जांपल पढ़े थे ऊपर, क्या पढ़े थे, एक पढ़ा था 2.15, ये कैसा बताओ, ये है टर्मिनेटिंग। और सेकंड एग्जांपल अगर हमने लिखा अभी 9.253 253 253 डॉट डॉट डॉट, ये। अब इसमें पहला कौन सा नंबर है बताओ, 2.15, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है टर्मिनेटिंग, ये नंबर है टर्मिनेटिंग। और अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर होगा, वो होगा रैशनल। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है ना, क्या है बताओ, ये 9.253 253 253, इसमें क्या हो रहा है, 253 ये जो ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कैसा है बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिकरिंग भी है। कैसा है बताइए, ये कैसा है, रिकरिंग। ठीक है, ये रिकरिंग भी है। और क्योंकि ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग है, इसलिए ये जो नंबर होगा ये कैसा होगा बताओ, रैशनल, इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल नंबर हमने अभी पढ़ा है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है बताइए, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज इरेशनल। जैसे हमने ना स्टार्टिंग में एग्जांपल लिखे थे, जैसे टू, टू कैसा नंबर है बताइए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर है ना टू, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर टू। और अगर हम टू का स्क्वायर रूट लेते तो ये नंबर क्या, वो कौन सा बनेगा, ये बनेगा इरेशनल नंबर। देन रूट थ्री, देन रूट फाइव, है ना। क्या रूट फोर चलेगा, रूट फोर नहीं, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना रूट फोर, तो ये जो फोर नंबर है ना, फोर ये कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर रूट फाइव के बाद कौन लिख सकते हैं हम, रूट सिक्स लिख सकते हैं, देन रूट सेवन, है ना, देन रूट एट। रूट नाइन चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जब हम ना रूट के अंदर नाइन लिखते हैं तो ये जो नाइन नंबर है, नाइन क्या है बताइए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है। इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिया, इसलिए ये नंबर कैसा होगा बताओ, ये नंबर होगा रैशनल, ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर क्या होगा, रैशनल। और ये जो सारे एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल किसके बताओ, ये सारे एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट टू कौन है, इरेशनल है। तो इसे प्रूव करना ना बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें इसका कंट्रडिक्शन एज्यूम करना है। इसका कंट्रडिक्शन क्या होगा, इसका कंट्रडिक्शन होगा कि रूट टू कौन सा नंबर है, सॉरी रैशनल। हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम
√2 इज रैशनल। हमने क्या अज्यूम किया कि √2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ऐसा हमें अज्यूम करना है। एक्चुअली हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि √2 कैसा नंबर है, इरैशनल। लेकिन हमने अज्यूम क्या किया कि √2 कैसा है, रैशनल है। और अगर वो रैशनल है, अगर √2 रैशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे √2 इक्वल्स टू, therefore we can write √2 equals to a/b where a and b are co-prime numbers। co-prime number तो आप जानते हो, है ना। बताओ कौन से दो नंबर को co-prime number कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कौन से दो नंबर को एक दूसरे के co-prime numbers कहते हैं। देखते किसी किसी आंसर आता है। तो ऐसे दो नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उन्हें हम कहते हैं एक दूसरे के co-prime numbers, है ना। जैसे 2, 3, 4, 5 या फिर 9, 25, ये सारे नंबर कौन से हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है ना, बी जो है ना, बी को इस साइड में शिफ्ट करना है ना। बी जब √2 के साइड में शिफ्ट होगा तो √2 के कौन से ऑपरेशन में चला जाएगा, ये चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो बी जब √2 के साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, √2 इंटू बी इक्वल्स टू ए। तो चलिए आगे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे therefore √2b इक्वल्स टू a, जैसे हमने अभी कहा है। क्या किया बताओ, हमने b को शिफ्ट किया एक √2 के साइड में, तो क्या बन गया बताओ, √2b इक्वल्स टू a। अब क्या करेंगे हम, अब हम ना दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। तो बताओ √2 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए जल्दी से। √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर होगा 2, b का स्क्वायर होगा b का स्क्वायर इक्वल्स टू एज इट इज, और a का स्क्वायर a का स्क्वायर। तो चलिए दोनों साइड का अब हम स्क्वायर लेते हैं। हम लिखेंगे therefore 2b² इक्वल्स टू a²। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, √2 का स्क्वायर कितना आया 2, b का स्क्वायर आया b का स्क्वायर, इक्वल टू और a का स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमने क्या लिया, उल्टा लिखा। उल्टा मतलब है ना, सेम ही है, बस a² इस साइड में लिखा और 2b² इस साइड में लिखा। देखिए a² इक्वल्स टू 2b², और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है, ठीक है। अब हम ना, हमारे पास जो भी आया है यहाँ पे a² इक्वल्स टू 2b², ये हमें जो मिला है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो 2 है ना, 2 2 2 2 किसका फैक्टर है, a² का फैक्टर है ना। क्योंकि ना a² हमें जो इक्वेशन मिला है, हमें इक्वेशन क्या मिला है, a² इक्वल्स टू 2b², ये हमें इक्वेशन मिला है, राइट है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a² इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय b, करेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, यस। तो मुझे पता है a² के कौन से फैक्टर है, a² के फैक्टर है 2, b और b, मतलब a² के फैक्टर कौन से है, 2b है, b भी है। तो a² का फैक्टर 2 है या नहीं, यस है। तो 2 किसका फैक्टर है, a² का फैक्टर है। हम आगे लिखेंगे therefore 2 is the factor of a²। और अगर ना 2 अगर a² का फैक्टर है, अगर 2 a² का फैक्टर है तो स्टूडेंट 2 a का भी फैक्टर होता है। तो हम लिखेंगे therefore 2 is the factor of a also, 2 is the factor of a also। ठीक है, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर अभी ना 2 अगर a का फैक्टर है, इसका मतलब क्या, हम लिखेंगे कि therefore a इक्वल्स टू 2c। c समझो कोई भी एक नंबर है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट, या फिर हम लिखते हैं वी कैन राइट a इक्वल्स टू 2c। a इक्वल्स टू 2c हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो 2 है ना, 2 किसका फैक्टर है, 2 क्योंकि a का फैक्टर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 2c। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। तो बताइए a का स्क्वायर कितना आएगा, a का स्क्वायर आएगा a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आएगा 4, c का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे therefore a² इक्वल्स टू 4c², मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर लिया। तो a का स्क्वायर आएगा a का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आएगा। अब हमने ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a² की वैल्यू लिखी थी, क्या आई थी बताओ, a² की वैल्यू, a² की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आई थी, a² की वैल्यू आई थी 2b²। तो आपको क्या करना है, ये जो a² की वैल्यू ना 2b², ये यहाँ से उठानी है और यहाँ पे a² की जगह पे लिख देनी है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा 2b² इक्वल्स टू 4c², राइट। यहाँ तक आया समझ में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया,
ए स्क्वायर की जगह पे पुट किया 2b², है ना। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2b² थी, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, 2 को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो कहाँ चला जाएगा, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास ऐसा है 2b² इक्वल्स टू 4c², 2b² इक्वल्स टू 4c²। तो अब क्या होगा, जब है ना 2 शिफ्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, b² इक्वल्स टू 4c² अपॉन में 2। तो फिर अब क्या होगा, कैंसिलेशन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा b² इक्वल्स टू क्या बताओ, 2c²। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर b² इक्वल्स टू 4c² अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व होगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो हमें b² की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 2c²। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमें ना b² इक्वल टू क्या मिला था, 4c² अपॉन 2 मिला था, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमें b² की वैल्यू क्या मिलेगी, 2c²। तो चलिए लिख लेते हैं b² इक्वल टू 2c²। अब जैसे ना पहले क्वेश्चन में हुआ था, सेम यहाँ पे भी हुआ है। हमें भी देखिए b² क्या मिला है, हमें मिला है b² इक्वल टू 2c²। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि b² इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c। तो बताओ b² के फैक्टर कौन से है, b² का फैक्टर 2b है, c भी है और ये c भी है। तो b² के फैक्टर 2 है, कौन कौन है बताओ, 2 और c। तो क्या 2 b² का फैक्टर है, यस है। 2 क्या है बताओ, b² का फैक्टर है, राइट है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ b²। और हमने ना जैसे पहले पढ़ा है कि अगर 2 b² का फैक्टर है, अगर 2 किसका फैक्टर है, b² का फैक्टर है, तो 2b का भी फैक्टर होता है। तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ b आल्सो, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 2 किसका फैक्टर है, अभी b का भी फैक्टर है। और अगर 2 b का फैक्टर है तो 2 a का भी फैक्टर था, मतलब 2 दोनों का भी फैक्टर है ना। हमने पढ़ा है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि 2 a का फैक्टर है, और इक्वेशन नंबर 3 में हमने अभी पढ़ा है कि 2 b का भी फैक्टर है। इसका मतलब 2 a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। इसका मतलब 2 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन हमने पहले अज्यूम क्या किया था कि ए और बी, ये और बी, ये दोनों नंबर एक दूसरे के कौन से नंबर थे, ये थे को प्राइम नंबर। कौन से नंबर थे, को प्राइम नंबर्स। और मुझे पता है स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा कॉमन फैक्टर मिला है, 2 मिला है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है बताओ, गलत है ना। हमने एज्यूम क्या किया था कि ये को प्राइम नंबर्स है, और यहाँ पे कोप्राइम नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर मिला है हमें, वो मिला है 2, जो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोप्राइम नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है वो ओनली 1 ही होता है। तो आगे लिख लेते हैं, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। ये जो हमें स्टेटमेंट मिला है 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट है। किसका कॉन्ट्रडिक्शन बताओ, कि ए और बी कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर्स है। तो हमें आंसर बताओ कैसे मिला है, यहाँ पे गलत मिला है। और हमें गलत आंसर कब मिलता है, जब हम गलत एज्यूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि √2 कौन सा नंबर है, रैशनल। तो हमने जो एज्यूम किया था कि √2 रैशनल है, ये कैसा बताओ स्टेटमेंट गलत है, हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। और फिर सही क्या होगा कि √2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो चलिए लिख लेते हैं, therefore our assumption that √2 is rational is wrong। तो अगर हमारा ये assumption wrong है कि √2 रैशनल है ना, √2 इज रैशनल, ये assumption अगर हमारा wrong है, तो फिर करेक्ट क्या होगा कि √2 कौन है, इरेशनल है। तो हम फाइनली लिखेंगे कि hence √2 is irrational। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी मैंने उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल पढ़ना है। क्या है बताइए एग्जांपल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो बताओ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि √3 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, √3 इक्वल्स टू कौन बताओ, a अपॉन बी, a अपॉन बी। और साइड में क्या लिखेंगे कि a और b कौन से नंबर है,
ए एंड बी आर को प्राइम, ये नंबर कैसे है, को प्राइम। ठीक है, अब क्या करना है आपको ना, बी को इस साइड में शिफ्ट करना है √3 के, तो कहाँ चला जाएगा, √3 के मल्टीप्लीकेशन में। तो हम आगे क्या लिखेंगे कि √3 इंटू बी इक्वल टू कौन बताओ, ए। अब क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, बी का स्क्वायर कितना आएगा बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना आएगा ए का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर लिया। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ना इसे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखिए यहाँ पे ना थ्री, थ्री जो है, थ्री किसका फैक्टर होता है, ए स्क्वायर का फैक्टर होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं थ्री इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, थ्री इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और अगर थ्री ए स्क्वायर का फैक्टर है तो थ्री ए का भी फैक्टर होगा। तो हम लिखते हैं थ्री इज द फैक्टर ऑफ, थ्री इज द फैक्टर ऑफ ए एल्सो। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अगर थ्री ए का फैक्टर है तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी कैन राइट, वी कैन राइट ए इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ वी कैन राइट ए इक्वल्स टू कितना बताओ 3c। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, फिर से दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर बनेगा ए का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर आएगा 9, और सी का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थी 3b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। और इसे हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, अपना थ्री को साइड में शिफ्ट करना है, कहाँ चला जाएगा 9c स्क्वायर के अपॉन में। तो हमें आगे क्या मिलेगा कि देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन में कौन बताओ, अपॉन में 3। अब हमें इसे करना पड़ेगा सॉल्व। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा अभी आगे b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। और अगर b स्क्वायर का आंसर हमें मिला है 3c स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि 3 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, 3 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। और अगर 3 b स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 b का भी फैक्टर होता है। तो हम लिखते हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ b also, फैक्टर ऑफ b also। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टूडेंट्स ना, अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने क्या कहा था कि 3 ए का फैक्टर है, और इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने क्या कहा कि 3 कौन किसका फैक्टर है, बी का फैक्टर है। इसका मतलब 3 जो है ना वो 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना। बस ये तक, मतलब यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है कि 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन 3 तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था कि ए और बी एक दूसरे के कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। फिर हम लिखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा बताओ, कॉन्ट्राडिक्टरी है। और फिर हमने जो अज्यूम किया वो इनकरेक्ट होगा, और फिर करेक्ट क्या होगा कि √3 कौन सा नंबर है, इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे ठीक से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल। अगर √3 रैशनल है तो उसे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट √3 इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। फिर हम क्या करेंगे, जो b है ना, b √3 के साइड में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, √3 के मल्टीप्लीकेशन में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √3 इंटू b इक्वल्स टू a। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, स्क्वायरिंग करें दोनों साइड की। तो √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3, बी का स्क्वायर होगा बी का स्क्वायर और इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। और इसे हमने क्या, इसे हम ना रिवर्स लिखते हैं, मतलब ए स्क्वायर जो है वो इस साइड में लिखते हैं, और बी स्क्वायर जो 3b स्क्वायर है जो इस साइड में लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे मिला ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि 3 जो है वो किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। 3 किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का फैक्टर है।
और अगर 3a² का फैक्टर है तो 3a का भी फैक्टर होगा, जैसे हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा है। तो 3 इज द फैक्टर ऑफ a आल्सो, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अगर 3a का फैक्टर है तो हम a को क्या लिख सकते हैं, हम a को लिख सकते हैं, वी कैन राइट a इक्वल्स टू 3c। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का फिर से स्क्वायर लेना है। तो a का स्क्वायर बनेगा a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और c का स्क्वायर c का स्क्वायर। देखिए दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया, तो a का स्क्वायर आएगा a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो a स्क्वायर की वैल्यू है ना 3b², क्या वैल्यू बताओ, 3b², ये यहाँ पे रखनी है a स्क्वायर की जगह पे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3b² इक्वल्स टू 9c²। हमने क्या किया, a स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया बताओ, 3b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 को शिफ्ट करना है इस साइड में, 9c² के साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में। तो कहाँ चला जाएगा, 3 9c² के अपॉन में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर b² इक्वल्स टू 9c² अपॉन 3। अब हम ना इसे करेंगे सॉल्व। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक आए थे, b² इक्वल्स टू 9c² अपॉन 3। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो हमें क्या मिलेगा बताओ, b² इक्वल्स टू 3c², b² इक्वल्स टू 3c²। अब मुझे बताइए यहाँ पे 3 किसका फैक्टर है, अभी 3 फैक्टर है b² का, राइट है, 3 किसका फैक्टर है, b² का। तो हम लिखेंगे 3 इज द फैक्टर ऑफ b²। और हमने पहले ही पढ़ा है कि 3 अगर b² का फैक्टर है तो 3b का भी फैक्टर होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 इज द फैक्टर ऑफ b आल्सो, उसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और फिर नीचे लिखेंगे कि 3 फिर दोनों का फैक्टर हुआ a और b का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, है ना। इक्वेशन नंबर अगर आप 2 देखो पीछे जाके, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या कहा था कि 3 किसका फैक्टर है, a का फैक्टर है। और इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या प्रूव किया कि 3b का भी फैक्टर है। इसका मतलब 3 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है a और b का। हम लिखते हैं 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि a और b कौन से नंबर थे बताओ, a और b कौन से नंबर थे, तो a और b कौन से नंबर थे, ये थे को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, जिनका यस्यफ 1 होता है, या फिर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे मिला है कि 3 कॉमन फैक्टर है दोनों का, a और b का। ठीक है, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन ये तो गलत है, मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, है ना। a और b कौन से नंबर थे, को प्राइम नंबर थे। a और b कौन से नंबर, ऐसा हमने एज्यूम किया था बताओ, को प्राइम नंबर्स थे। और हमें यहाँ पे क्या मिला है कि 3 कौन सा नंबर है, 3 दोनों का कॉमन फैक्टर a और b का, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसका मतलब क्या है कि हमने जो एज्यूम किया वो क्या है कि बताओ गलत किया है। तो हम लिखेंगे therefore our assumption that √3 is rational is wrong, है ना। जब हम गलत एज्यूम करते हैं तो ही हमें गलत आंसर मिलता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, गलत एज्यूम किया है, तो ही जाके हमें गलत आंसर मिला है। और हमने एज्यूम क्या किया था बताओ, हमने एज्यूम किया था कि √3 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर करेक्ट क्या है कि √3 कौन सा नंबर है, इररेशनल। तो हम लिख लेते हैं हेंस √3 इज इररेशनल। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। और अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में, तो उसे इरेशनल कैसे प्रूव करना है। ठीक है, वैसे तो हम एक्सरसाइज में फिर से ना इसके 2-3 एग्जाम्पल है, फिर से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये 2 एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से करना है, ताकि आपको ना एक्सरसाइज अच्छे से आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये सारे एग्जाम्पल ठीक से करने हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।